बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की इफ्तिताही तकरीब हुई और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक शो था। तो PSL की जो इफ्तिताही तकरीब है उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा मुआशी क्राइसिस चल रहा है या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा सियासी बहरान है। लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ PSL का इफ्तिताह और वहाँ पे जो म्यूज़िक शो हुआ है वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ एक इकनॉमिक क्राइसिस भी है और तीसरी तरफ आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और FIA ने ये जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया है उसमें पीका एक्ट की सेक्शन 20 भी लगाई है, उसमें 124A वो भी लगा दी है और PPC की दफ़ा 505 भी लगा दी गई है। और आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मुतालबा किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। तो एक तरफ PSL की इफ्तिताही तकरीब है और दूसरी तरफ जो है जी सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे पे आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो एक आइनी मामला है, कानूनी मामला है। तो इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे पास दो कानूनी माहिरीन मौजूद हैं। हमारे पास लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, लेकिन इस वक्त वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कानूनदान हैं। और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं। तो हम इस प्रोग्राम के एंड में जो तुर्की और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया है उसमें जो पाकिस्तानी वहाँ जाके ज़ल्ज़ला ज़दगान की मदद करें उनसे भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क का जो इस वक्त एक आइनी और सियासी बहरान है। अली ज़फ़र साहब, ये जो FIA ने एक FIR दर्ज की है शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़, ये मेरे सामने मौजूद है। इसमें उन पर उन्होंने 124A लगा दी है और सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़रा उनका भी मुतालबा सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने क्या किया, आइन को तोड़ा गया स्पीकर की जानिब से और पूरी कौम को क्या बोला गया कि वो जो साइफर है साइफर। और कल इमरान खान ने क्या बोला कि नहीं, अब मुझे पता चला है कि वो साजिश जो है यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हुई फिर इम्पोर्ट हुई। लॉ मिनिस्टर साहब फेडरल के और द प्राइम मिनिस्टर साहब, ये उन पे फर्ज है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ फौरी तौर पर वो कार्रवाई करे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये सुनने में तो बड़ा आसान सा मुझे लग रहा है कि एक मुतालबा कर दिया है एक प्रोविंशियल मिनिस्टर ने कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे और इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आज शौकत तरीन साहब पे 124A का मुकदमा दर्ज हो गया और FIA ने दर्ज किया है, तो आपको क्या कोई ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब पे और आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है? हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 6 हम गुफ्तगू में भी और बयानात में भी और जगह जगह हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बड़ी आम सी चीज़ है और हर एक के ऊपर ये लग सकता है। आर्टिकल 6 एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, ये गद्दारी का जुर्म है। मेरा ख्याल है जो आर्टिकल 6 की बात करता है उसको पहले उसकी जूरिस्प्रूडेंस समझनी पड़ती है और चाहिए पढ़नी, और उसके बाद उसकी तशरीह पढ़नी चाहिए और फिर उस पर जो जजमेंट्स हैं हमारे अदालतों की वो पढ़नी चाहिए और फिर वो इसके बारे में ज़िक्र करें। तो ये कह देना कि गद्दारी का मुकदमा बन जाता है और किसी के ख़िलाफ़ करना, मेरा ख्याल है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इस पर मज़ीद क्या मैं इसका जवाब दूँ, इस किस्म की अगर कोई लगाता है इल्ज़ाम कि हम आर्टिकल 6 लगा देंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़। जहाँ तक शौकत साहब का केस का ताल्लुक़ है वो भी अनफॉर्चुनेट है। वो FIA ने बहरहाल एक केस फ़ाइल कर दिया है। अब जो शौकत तरीन साहब का जो भी मौक़िफ़ होगा, जो भी उन्होंने डिफेंस करनी है अपने वकला के ज़रिए, वो अब अदालत में ही उनको करनी पड़ेगी और उसमें मेरे नज़र में ये केस बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल
अब गुंजाइश नहीं है कि आप कोई इन्वेस्टिगेटिंग लेवल पे ही इसको ख़त्म कर दें। अब चूंकि FIA ने फैसला कर लिया है कि हमने अदालत में जाना है, तो शौकत तरीन साहब को अदालत में ही इसको लड़ना पड़ेगा केस को। और मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई केस इन जो सेक्शंस आपने कोट किए हैं इनका केस बनता है, लेकिन बहरहाल ये एक केस तो चलेगा और केस की समाअत जो है वो और फैसला फाइनल वो अदालत ने ही करना है। उसके बाद उनके पास बहुत सारी अपील्स भी हैं, तो ये मामला मुझे लगता है कि एकदम नहीं ख़त्म होगा। जो उनके ख़िलाफ़ शुरू हुआ ये इसको चलेगा, इसको अपनी एंड तक पहुंचना पड़ेगा अदालत के फैसलों के ज़रिए ही। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, तकरीबन 9 महीने तो हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने हुए, तो इमरान खान साहब पे कोई माली बदउनवानी का अभी तक तो मुकदमा आप नहीं बनवा सके, शायद वो सिवाय उसके वो घड़ी वाला जो मामला है वो माली बदउनवानी में तो नहीं आता। अब ये आप उनको बगावत के मुकदमे में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, तो शौकत तरीन साहब पे तो 124A का मुकदमा बनाया गया है। मुतालबा किया जा रहा है जी कि आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया, जो तो आप खुद एक बैरिस्टर हैं, तो आर्टिकल 6 तो होती है एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कैसे बन सकता है जी आरिफ अलवी साहब पे और इमरान खान पे? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप इस इमरान खान का जो दौरे हुकूमत है उसमें जो पार्लियामान के बीच में इनका जो तर्ज़ अमल था और जिस तरीक़े से इन्होंने मामलाते रियासत चलाए, इनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी के 3-4 वाक़यात हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिनके बीच में मैं मुतअद्दद पटिशन्स लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया और जिसमें सबसे पहली पटिशन जो मैंने की जिसमें इन्होंने आइन शिकनी की थी वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मुंतखब होने का मामला था, जब KPK और KPK और सिंध की सीट्स खाली हुई थी। और उसमें सदर पाकिस्तान ने पूरा जो आइनी प्रोसेस है जो आइन पाकिस्तान में गिवन है उस पूरे को इन्होंने सुपरसीड किया, बाईपास किया और सदर पाकिस्तान ने डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसकी कंसल्टेशन किए बगैर जो कि आइन में लाजम व मलजूम है उसको छोड़ के इन्होंने किया। तो आइन शिकनी अगर हम इन लोगों की बात करें तो इनका तो तर्ज अमल निकाल के देख लें हामिद साहब, तो पिछले 3.5 साल जो इन्होंने हुकूमत की 6 जगह पे आइन शिकनी इन्होंने की है और आखिरी आइन शिकनी अब वो शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि कल इमरान खान साहब ने एक वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, तो उसमें वो कह रहे हैं जी कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने नहीं तो फारग किया बल्कि ये जनरल बाजवा की साजिश थी। तो चलें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने अपने सियासी मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा की है, इसमें आइन शिकनी कहाँ से होगी? देखिए, जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक हामिद साहब एक अमल है जो आइनी अमल है और ये आइन का अमल जो है इसकी जो बुनियाद है वो जमहूरियत के ऊपर मबनी है और हमारा जो आइन और दस्तूर पाकिस्तान है उसकी बुनियाद ही जमहूरियत है, क्योंकि यहाँ पे एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है और उस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान पे हुकूमत करने के लिए जब आप एक प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेके आते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अदम एतमाद की जो आइनी दस्तूर की जो शिक थी, जिस तरीके से इन्होंने उसको ख़त्म किया और आर्टिकल 5 लगा दिया और हम सबको गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो मैं तो उस वक्त मैंने नोटिस भी कासिम सूरी साहब को और स्पीकर साहब को और फवाद साहब को मैंने लीगल नोटिस भी सर्व किया और हो सकता है कि मैं 1 माह में इनके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा भी करूं, लेकिन मैं उससे आगे भी जाना चाहता हूं। वो इसलिए कि हमारे और हमारी नस्लों ने पाकिस्तान की क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान की खिदमत की। उन्होंने आर्टिकल 5 लगाया, आप उन पे आर्टिकल 6 लगाएंगे? देखें, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ जिस तरीके से उन्होंने अदम एतमाद को ख़त्म किया, जिस तरीके से उन्होंने 5 का इस्तेमाल करके कहा कि रियासत की हिफाजत और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ पहले और ये अदम एतमाद एक साजिश है, फिर इमरान खान का अब खुद बयान आ रहा है कि जी वो जो था जो इसमें आप ये कह सकते हैं कि पहले इमरान खान साहब के अल्फाज कुछ और थे, अब अल्फाज कुछ और हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई और जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने अमेरिकन को बताया कि इमरान खान जो है वो आपका बड़ा मुखालिफ है और बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत निकाल दी। और बाजवा साहब कुछ सहाफ़ियों को बुला के खुद बताते भी हैं उनको कि जनाब मैंने ही निकाला है। हामिद साहब, बुनियादी बात यह है कि जो रूलिंग है स्पीकर की वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो रूलिंग के बीच में इमरान खान साहब जो हैं चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं, वो असद कैसर साहब को पास बुलाते हैं और असद कैसर साहब को ये सारी बात समझाते हैं कि आप ये बैरून मुल्क साजिश है, अपनी पार्टी का एक इजलास करते हैं पार्लिमानी, उसके बीच में तमाम मेंबरान कौमी असम्बली से कहते हैं कि आपने इस इजलास के बीच में जाना है और वॉकआउट कर जाना है। 5 का वो ऐलान करेगा, फवाद चौधरी तकरीर करेगा और ये बैरून मुल्क साजिश हो रही है, अमेरिका इसके पीछे है। उस वक्त तो बाजवा साहब का नाम नहीं था, अब ये स्टेटमेंट चेंज हो गई, अब बाजवा साहब का नाम आ गया।
हत्ता कि ये मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा एहसान फरामोश ये इमरान खान है, खैर हमें तो जो कुछ हमारे साथ 2018 में हुआ हम तो खैर उसके ऊपर पे क्या जिक्र करेंगे, लेकिन बाजवा साहब का नाम अब आ रहा है। पहले ये कह रहा था कि अमेरिका था, इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान की सालमियत को, आपने अक़वाम आलम में वो उसको अफेक्ट किया, आपने पाकिस्तान को का सर नीचा किया। लेकिन वो आपकी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आपको इसके इजहार का पूरा राइट है, लेकिन इसमें आर्टिकल 6 कहाँ से आ गया? देखिए 6 इस तरह आता है कि जब आपने दस्तूर की जो अदम एतमाद की जो शिक है, आपने उसको डेड किया, आपने अदम एतमाद की पूरी मूवमेंट को कहा कि ये बैरून मुल्क साजिश की बुनियाद पर मेरे खिलाफ लॉन्च हुई है, तो लिहाजा अदम एतमाद जो है वो ख़त्म की जाए। अब आपका वो जो बयानिया था, रूलिंग थी स्पीकर को, उसको कालअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में भी आ गया कि कोई ऐसी बात नहीं ऑन रिकॉर्ड में। तो आपने आइन शिकनी तो की, चले अदम एतमाद का प्रोसेस पूरा आपने खत्म किया। अच्छा, अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 के तहत हमारे खिलाफ जो कार्रवाई थी उसको आगे बढ़ाया था, तो लिहाजा उसकी रोशनी में आर्टिकल 6 लगता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन आप दो आईनी माहिरीन हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है उस पर आप अपनी राय का इजहार कर दें। ये देखें, मुझे बड़ी उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, लेकिन मेरा ख्याल है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू सियासी है, इसका कानून के साथ ताल्लुक़ नहीं है। कानून बड़ा क्लियर होता है, आपको पता है, आपने ख़ुद बार बार पूछा कि आप ये बताएं कि इसमें सबवर्जन कहाँ से आ गई, इसमें आर्टिकल 6 कहाँ से आ गया, इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई। आपको पता है हर रोज़ अदालत में मैं केस फाइल करता हूँ, अदालत में हम चैलेंज करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें या हुकूमत के जो अरकान होते हैं उन्होंने ऑर्डर्स पास किए होते हैं। हम कहते हैं कि आइन के ख़िलाफ़ है ऑर्डर, कानून हम चैलेंज करते हैं पार्लियामेंट ने पास किए हुए, हम कहते हैं ये बुनियादी हकूक़ जो आइन में हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, और अदालतें कानून को भी कलअदम करार दे देती हैं, ऑर्डर्स को भी कलअदम करार दे देती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो सारे लोग जो हैं जिन्होंने ऑर्डर्स पास किए उन्होंने गद्दारी की है या उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लग सकता है। अगर ये होने लगा तो मेरा ख्याल है कि कोई भी आर्टिकल 6 से बचेगा नहीं। कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं जिसने अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया जो कि चैलेंज नहीं हुआ अदालत में और चेंज नहीं हुआ। एक रीसेंट एग्जांपल आपको दूं, आपको याद होगा एक केस जिसके अंदर हमजा शरीफ साहब को इलेक्ट करा दिया गया था और ये कहा गया था कि काफ लीग के जो वोट्स हैं उनको हम नहीं मानते, उनको हम मुस्तरद करते हैं, और हमजा शरीफ साहब को इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बना दिया था। अदालत ने कुछ दिन बाद फ़ैसला किया कि नहीं, ये जो आपने फ़ैसला किया है और जो हमजा शरीफ साहब को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया ये बिल्कुल गलत है, इन वोट्स को काउंट करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर जो हैं परवेज़ लाही साहब होंगे। वो सारे ऑर्डर्स गैर आइनी करार दे दिए गए। क्या इसका ये मतलब है कि हमजा शहबाज शरीफ और ये सारे जो लोग थे, स्पीकर और बाकी लोग जो थे और जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन सब ने आइन शिकनी की है इसलिए वो गद्दार हैं? मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये ऐसी चीज़ें गद्दारी नहीं बनती। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान का पॉलिटिशियन ऐसा है जो कि एक्चुअली आप उसके खिलाफ एक मैं आपको चीज़ याद करवा दूँ अली ज़फ़र साहब, और मैं अपने नाजरीन को भी याद दिलाना चाहता हूँ, शायद अली ज़फ़र साहब को भूल गई हो लेकिन मुझे अभी तक याद है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त भी अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और सेनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून के MNA मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को गिरफ़्तार किया गया और उन पर 124A का मुकदमा कायम हुआ, तो अली ज़फ़र साहब ने हमारे शो में उसको गलत कहा था। तो ये शायद अली ज़फ़र साहब आपको भूल गया हो, मैंने कहा मैं नाजरीन को याद करवा दूं। जी बिल्कुल, आप मुझे याद आ गया, आपने बिल्कुल दुरुस्त और वो मुझे ये भी पता है कि उसके बाद आपके कुछ साथी जो हैं वो आपसे नाराज़ भी हुए थे, लेकिन ये एक उसूली मौक़िफ़ होता है कि 124 से अगर इमरान खान के दौर में गलत है तो फिर शहबाज शरीफ के दौर में भी गलत है। बिल्कुल, आई थिंक ये सब पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए जी कि इसको हमें ये एक ऐसा कानून है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए गद्दारों के ख़िलाफ़। एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह बनाना तो एक तरह इस कानून की भी तौहीन है और इसको डिग्रेड किया जाता है और फिर जो पूरा पॉलिटिकल माहौल है, हमारा सियासी माहौल है, वो ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सबको कि आप अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, कुछ समझें कि आर्टिकल 6 क्या है, फिर बात करें किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी का। हम सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की
बेहतरी हो। अपना अपना एक मुख्तलिफ सियासी पहलू ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसको इस तरह जुर्म बनाना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, ये मेरा ख्याल है ये बल्कि गैर आइनी है और गैर कानूनी हरकत है। जी, आप देखिए, ये तो बात दुरुस्त है इनकी। सियासतदानों को ये रवाज ख़त्म करना होगा। हमें ये रवाज की आगाज़ तब हुई थी जब ये गद्दार 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 इमरान खान ने ही साइफर हाथ में लहराया था और हम सब गद्दार हो गए थे। और अली ज़फ़र साहब की पार्टी के वो चेयरमैन थे जिन्होंने हमारे साथ ये किया और उन्होंने कहा कि सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। खैर, उस पर बात हम कर चुके हैं। जो सबसे अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जी 124A जो उस पर लगी है, अगर आप कॉन्वर्जेसन शौकत तरीन साहब की उठा के सुन लें, क्या वो कॉन्वर्जेसन जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के जो हमारे जो फंड्स जो आपके IMF से जब बातचीत हो रही होती है और सूबों ने जो उनके पास ग्रांट्स फंड्स बच जाते हैं, जब क्लोजिंग होती है जून से पहले, तो वो फंड्स वो रिवर्ट बैक करते हैं, वो पैसे जो वापस ना भेजना सूबों की तरफ से, और फिर ख़त में वो लैंग्वेज लिखवाना, अल्फाज लिखवाना और कहना कि मेरे और ज़ाती गुस्सा निकालने के लिए मुल्क की स्टेक्स को कर देना। और ये समझते हो क्या ये पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ, एट लार्ज पाकिस्तानी स्टेट के साथ ये क्या अच्छा था? आपका एक क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं भी अब आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी कुछ दो दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए क्योंकि असम्बली तहलील हो चुकी है। इस इशू पे आपकी पार्टी के अंदर दो मौक़िफ़ आ रहे हैं, ज़रा सुने जी। पहले एक मौक़िफ़ जो है वो हनीफ अब्बासी साहब का और साद रफ़ीक साहब का क्या मौक़िफ़ है? इस इलेक्शन को नहीं, इस असम्बली को, नेशनल असम्बली को, इसको एक्सटेंड किया जाए 1 साल। कैसे करेंगे? कानून में मौजूद है। मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा। तो ये हनीफ अब्बासी साहब और साद रफ़ीक साहब बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और ये अभी नहीं होने चाहिए, यानी कि 90 दिन जो हैं उनमें नहीं होने चाहिए, बाद में होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनावाला साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इलेक्शन अभी 2-3 महीने में हो जाए? आपको कोई प्रॉब्लम? जी, एज प्रेसिडेंट PMLN पंजाब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक की सरकारी पॉलिसी यही है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत 90 दिन के अंदर अंदर इन सूबाई जो असम्बली हैं उनके होंगे और हम आगे चलेंगे। जो लिखा हुआ है आइन कानून में उसको आप क्या बदल सकते हैं? अगर लिखा हुआ है 90 दिन में होगा तो 90 दिन में होगा, उसमें क्या शक है? अच्छा, अब मेरा आपसे मुअद्दबाना सवाल कि एक तरफ हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात है जिसका वज़ीर आज़म हुकूमत कर रहा है, उसकी पार्टी जो है, उसके मिनिस्टर्स जो हैं उनकी डिवाइडेड ओपिनियन आ रही है। 3 बंदे कह रहे हैं जी कि अभी 90 दिन में इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, अक्टूबर में करवा लें, और 3 मिनिस्टर्स कह रहे हैं नहीं करवा लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। ये कोई मुनासिब बात है? देखिए हामिद साहब, ये ना एक आइनी सवाल है और इन लोगों में से आइन की इंटरप्रटेशन तो तशरी आइन की मेरा ख्याल से या तो इलेक्शन कमीशन जिसका काम है वो करे और या फिर अदालतें करें। हम तो एक सियासी लोग हैं और ये भी सियासी लोग हैं, तो ये सियासत के ऊपर अपनी एक जितना इनका तजर्बा है उसके मुताबिक बयान देंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो आज एक इजलास मुनक्कद किया है और उसमें प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के मुताबिक गवर्नर पंजाब से दरख्वास्त की है कि वो सूबे में जनरल इंतखाबात सूबाई असम्बली पंजाब की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत के लिए कल मोरखा 24 फरवरी 2023 को मीटिंग के लिए मुनासिब वक्त दें। देखिए सर, यानी कि कल भी फैसला नहीं होगा। देखिए मैं उसमें गुजारिश करता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये प्रोगेटिव है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन प्रोगेटिव है इलेक्शन कमीशन का, और ये काम है इलेक्शन कमीशन का दस्तूर पाकिस्तान के अंदर भी। आप ये देखिए कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा फ्री एंड फेयर, ये उसका काम है। अगर अब फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए उसके प्री रिक्विजिट्स जो हैं उनको मीट करना है, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना है, इंतजामात देखने हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ पोलिंग स्टाफ देखना है, ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं बिफोर अनाउंसिंग द डेट एंड वेन्यू ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन देखेगा तभी फेयर इलेक्शन होंगे। अगर सिक्योरिटी सही नहीं होती, पोलिंग स्टाफ सही नहीं होता, तो उस इलेक्शन के ऊपर फिर बीच में मुझे समझ आ गई। आप कुछ आप आगे जो कहेंगे वो मुझे पहले समझ आ गई है।
तो उस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने अली ज़फ़र साहब से पूछना है कि उनकी इस इशू पे क्या राय है। अली ज़फ़र साहब से मैं ब्रेक के बाद बात करता हूँ, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको एक बड़ी अहम बात बतानी है कि कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने अपनी काबीना में कुछ एक्सपेंशन की, तोसी की, कुछ मज़ीद जो MNAs हैं उनको स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर विद द स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर बनाया। तो पहले तो एक हैं MNA आबिद रज़ा साहब, उन्होंने कहा जी कि ना तो मैंने ये ओहदा मांगा है और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है, और उन्होंने नो कर दी। और अब मुझे पता चला है बाखबर ज़राए से कि एक और मुस्लिम लीग नून की जो MNA हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे तो ये SAPM का ओहदा ना चाहिए, ना मैंने मांगा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जिन अफराद को वज़ीर ममलकत का ओहदा दे के स्पेशल असिस्टेंट बना रहे हैं, वो भाग क्यों रहे हैं, वो ओहदा कबूल क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अली ज़फ़र साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि पंजाब में फौरी तौर पर सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें उन्होंने कहा जी कि एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि कल मोरखा 14 फरवरी को गवर्नर साहब से मीटिंग के लिए वक्त मांगा जाएगा। तो ये क्या ये मुनासिब है कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया जाए कि हम गवर्नर साहब से वक्त ले रहे हैं, या हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ज़रूरी है? जी बिल्कुल, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब कि वो इसमें ताख़ीर करे किसी किस्म की। और मेरा तो ख्याल था कि आज उनको ये अनाउंस कर देनी चाहिए थी तारीख, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं की। कल कर देनी चाहिए वरना ये कंटेम्प्ट हो जाएगी अदालत में। मैं आपको, क्योंकि केस मैंने ही किया था ये, जब हमने अदालत में केस फाइल किया, क्योंकि गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे थे और मेरी जो तशरीह थी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी आइन की, उसमें बड़ा क्लियर है कि आप 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते, 90 दिन के अंदर अंदर तारीख देनी है। तो जब हम गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना राइटिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने ये कहा कि हम तैयार हैं गवर्नर साहब अगर डेट दे दें हमें, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए जा रहे और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इश्यूज़ हैं जो हमने कंसिडर करने हैं। अदालत ने IG पुलिस को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने, IG जो पुलिस है उनको पूछा कि आपने आइन की शिक पढ़ी है कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म होगा इलेक्शन के मामले में आपने उसके पाबंद हैं, आपने उस पर अमल दरामद करना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे पता है और मैं करूँगा और हमें कोई इशू नहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में, जो भी हुक्म आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी मौक़िफ़ लिया कि हमें फेडरल हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो अदालत ने यही उस पर कहा कि ये पैसे देना ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये नहीं किया जा सकता कि आप इलेक्शन में पैसे ना दें और इलेक्शन ना कराएं। इस तरह तो कभी भी इलेक्शन नहीं होगा, वो तो फिर एक तरह इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेगी और फेडरल हुकूमत जब चाहे डिले कर दे, ऐसी आइन में गुंजाइश नहीं है। आप इसको फिल फॉर बैठ के इसकी डेट अनाउंस करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले लेटर लिखा था जो हमने अदालत में पेश किया था गवर्नर को, उसमें उन्होंने गवर्नर को कहा था कि आप 9 और 12 तारीख के दरमियान, 13 अप्रैल के दरमियान, 9 और 13 अप्रैल के दरमियान आप कोई भी तारीख दे दें, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं उन तारीखों पे। तो अब ये कोई मुझे समझ नहीं आई कि आज ये इन्होंने जो प्रेस रिलीज़ दी ये क्यों दी। एक कंटेम्प्ट भी फ़ाइल हो गई है, मुझे जहाँ तक मुझे इल्म है कि कंटेम्प्ट फ़ाइल हो गई है, लेकिन मेरा ख़्याल है, मुझे उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, वो पाबंद है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करने का। गवर्नर साहब भी पाबंद हैं और जो भी अनाउंसमेंट है ये कल होपफुली 10-11 बजे से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ताख़ीर होगी वो फिर सर्टेनली तौहीन अदालत के उसमें मद में आएगी और उसमें नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, कल सुबह 10-11 बजे तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा? देखिए, मैं इस बारे में, ये तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि वो ऐलान करते हैं, जिस तरह के भी हालात व वाक़यात हैं वो देखते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन और तौहीन अदालत ये मैं समझता हूँ कि दोनों वो भी एक आइनी इदारा है
और उसने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने। इलेक्शन कमीशन को आप इलेक्शन कराने के लिए जो हालात व वाक़यात और जो उसको साजो सामान दरकार होता है उसके बीच में अगर उसको जल्दबाजी कहेंगे, उसको कहेंगे फ़ौरन करें। और देखें आपका अभी इस वक्त एक कौमी असम्बली के इलेक्शंस चल रहे हैं, उनकी आपकी अलहदा एक ये वैसे अजीब बात है कि कौमी असम्बली के 33 हल्कों का इलेक्शन हो सकता है और सूबाई असम्बली का नहीं हो सकता। उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। आपको ये पता होगा पिछले दिनों लोगों ने, कुछ महकमों ने स्टाफ देने से माजरत कर ली कि हमारा स्टाफ कहीं पे है। वो तो सारे फेडरल गवर्नमेंट के महकमे, फेडरल गवर्नमेंट की भी महकमे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से अदालती इदारे ने भी माजरत कर ली कि वो भी स्टाफ नहीं दे सकेंगे किसी और इलेक्शन के लिए जो ज़िमनी को इलेक्शन हो रहा था उसके हवाले से। तो आपको उसके बाद फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, वो नहीं आपको दे सकती। तो देखिए इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कराने उसने काफ़ी लोगों को, इदारों को साथ रख के उसने इलेक्शन कराने और उसके बीच में जो आपको हालात व वाक़यात हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन के सामने इदारों का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, मरदमशुमारी वाला इशू है, वो भी एक आइनी फैसला है ना, वो भी तो आइन। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है अली ज़फ़र साहब के, ये तो आपके भी इल्म में होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा कि हम कुछ जो अदालती अफसरान है वो आपको फ्राहम नहीं कर सकते वो आरओ की ड्यूटी के लिए, और साथ ही साथ एक फैसला आ गया हाई कोर्ट का कि जी आप इलेक्शन करवाएं। तो ये एक आपके ख्याल में एक कंट्राडिक्शन नहीं है? जी नहीं, देखें जहाँ तक अदालत के जो रिटर्निंग अफसर्स यानी सेशन जजेस या सिविल जजेस होते थे, एक बार आपको याद है 2013 में ज़रूर शायद हुआ था इलेक्शन जिसमें इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उसके बाद से अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि हम ये इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि जो हारने वाली पार्टी होती है वो फिर दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाती है और उसमें हमारे जो अफसरान हैं, जो जजेस हैं, वो फिर बदनाम होते हैं। तो इसलिए ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिसमें मेरा ख्याल है अदालत ने दुरुस्त कहा कि हम अपने जजेस को नहीं देंगे। बाकी जिस तरह पिछली बार इलेक्शन हुआ था उसमें जो स्टाफ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल होता है। 24 आवर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार रहती है, उसका काम ही ये है इलेक्शन कराना। आर्टिकल अगर आप पढ़ें 2018 और 19, उसमें फंक्शन उनकी जो मेन है इज़ टू कंडक्ट एंड होल्ड इलेक्शंस। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा जब ये अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जब ये मामला चल रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और एक तजवीज़ आई थी हमारी तरफ से कि आप इसमें इलेक्शन करा दें पूरे मुल्क में, तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी हमें सिर्फ 4-5 महीने चाहिए, हम अक्टूबर अगर इस यानी पिछला जो अक्टूबर गुजर चुका है हम बिल्कुल इलेक्शन करा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। तो ये अगर ये मौक़िफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिया है और उसमें अब ये बल्कि मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कह भी ये नहीं रही कि हम नहीं करा सकते। ये तो मौक़िफ़ शायद उन लोगों का है जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वो शायद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने तो जिस तरह मैंने कहा एक ख़त लिख दिया है गवर्नर को कि हम 9 और 13 के दरमियान इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल रह गया राजा साहब, ये आपकी पार्टी के MNAs जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं, वो उनकी अनाउंसमेंट कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, वो सॉरी कर देते हैं, ये क्या चक्कर चल रहा है? देखिए ये तो उनका अपना ज़ाती मामला है। मैं इसके आबिद रज़ा साहब या शाइस्ता परवेज़ साहिबा उनके हवाले से मैं कुछ नहीं। चले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको आज SAPM का ओहदा दिया जाए तो आप कबूल कर लेंगे? मैं नहीं लूँगा। क्यों? मैं समझता हूँ थोड़ा सा टेन्योर रह गया है और उसके बीच में मैं अपने हल्के में रहना पसंद करूँगा आवाम के पास। चलो बस समझ आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब और बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद हम चलेंगे जी तुर्की और शाम की सरहद पर, जहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो ज़लज़ला ज़दगान की मदद कर रहे हैं, तो उन पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि वो उनकी मदद कैसे करें। वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के मसाइल और जो सियासी मुहाज़रा है उस पर गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान की इकॉनमी को और सियासत को बहुत से मसाइल का सामना है, लेकिन इतने तमाम मसाइल के बावजूद हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी भाई हैं वो तुर्की और शाम के जो ज़लज़ला ज़दगान हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो अब हम आपको लेके चलेंगे तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में, जो कि
इदलिब कहलाता है, और वहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर अब्दुल शकूर साहब अपनी एक टीम के साथ मौजूद हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर वो तुर्की और शाम के जो ज़लज़ले से मुतासरीन हैं उनकी कैसे मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल शकूर साहब, ये बताइए कि आप इस वक्त जो तुर्की की सरहद के पास जो शाम का इलाका इदलिब है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पे जो मरकज़ी हुकूमत है दमिश्क की उसकी कोई रिट नहीं है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और अब तक तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं तो उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है? तुर्की और शाम में जो एस्टिमेट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं वही इस वक्त जाहिर है वो तादाद है जो कोई तकरीबन 50,000 के लगभग है, जिसमें शाम के इलाके में निस्बतन कम है, कोई 2,500 के लगभग। बाकी सारी अमवात जो हैं वो तुर्की के इलाके में हुई हैं। जलजला तो दोनों इलाकों के अंदर आया है। इंसानी जाने निस्बतन ज्यादा तुर्की के अंदर हुई हैं तलफ, और निस्बतन कम जो है वो शाम के इलाके में। लेकिन मैं पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि ये शाम का इलाका है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसलिए कि यहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ के इंतज़ामात न होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों और दिक्कतों में हैं। मैं अभी एक बिल्डिंग के पास होके आया हूँ जो स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, 5 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, और इनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है कि वो लोगों को निकालने का बेहतर अंदाज में काम कर सकें। सो शामी कहीं ज्यादा जरूरतमंद है, मोहताज है इंटरनेशनल हेल्प का, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग खास तौर पर शाम को तवज्जो देते हुए मदद पहुंचाएंगे। अच्छा, आप तो ज़लज़ले से इलाके में खुद मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आपको कौन कौन सा इमदादी सामान भिजवाएं? कि पाकिस्तान से जो चीज़ें हम वहाँ से कर रहे हैं और जिसमें लोग तावन कर सकते हैं वो ये है कि उन्होंने कहा टेंट्स की हमें शिद्दत से ज़रूरत है, कंबलों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो शाम का इलाका है इसमें मेडिसिन की भी एक लिस्ट मैंने बनवाई है जो मैं अपने साथ लेके आऊँगा। मेडिसिन को भी यहाँ पहुँचाने की बड़ी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो शामी इलाका है इसमें चूँकि सेहत की सहूलियात बहुत कम है, इसलिए इनको ये जो सर्जरी के लिए ऑपरेशन का सामान चाहिए होता है उसकी भी ज़रूरत है, और उसके हवाले से अल खिदमत जो है वो यूके के डॉक्टर से, अमेरिका और पाकिस्तानी डॉक्टर से अपील कर रही है कि वो इस मामले में ख़ास तौर पर ताउन करें। अच्छा, के अलावा तुर्की में भी काम कर रहे हैं, तो तुर्की में क्या सूरत हाल है और वहाँ पे आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं? जी, हम इसमें 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम वो जो बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं, टेंट फ्राहम करना, कंबल फ्राहम करना, खुराक का इंतज़ाम करना, हमारे वर्कर्स की एक अच्छी तादाद, इस वक्त भी मेरे साथ 6-7 लोग हैं जो हम तुर्की में इसमें शाम में आए हैं, और तुर्की के अंदर हमारा एक वफद आफाद के तावन के साथ, आफाद जो है ये इदारा है तुर्क में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, उन्होंने स्किल्ड लोग चाहे थे जो बिल्डिंग के अंदर से सर्च एंड रेस्क्यू का काम करें, जिंदा इंसानों को निकालने का, या जो फौत हो गए हैं उनको बेहतर अंदाज में। तो हमारी एक टीम 47 मेंबर्स की आई है जो इस वक्त उनके साथ काम कर रही है। तो सामान के अलावा फिजिकली हम गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर यहाँ जो है वो उन बिल्डिंग के अंदर से सर्च और रेस्क्यू का काम जो है उसको कर रहे हैं। फिर एक और टीम है जो खुद तुर्किया के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और वो भी कई 100 हैं, वो वॉलंटियर कर रहे हैं पैकिंग में, चीज़ों को पहुंचाने में, लोगों में खाना तकसीम करने में। और जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सवाल किया था, जिसमें हैरात भी है और जिसके अंदर IHH भी है और गवर्नमेंट का इदारा आफाद है, तो हम इनके साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे काम में लगे हुए हैं। इसी के साथ ब्लड डोनेशन के काम में भी हमारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, और वो मुख्तलिफ मुकामात पे इस ब्लड डोनेशन के काम में लगे हुए हैं। बहुत अब्दुल शकूर साहब, और जो पाकिस्तानी
भाई बहन अपने शाम और तुर्की के जो ज़लज़ले के मुतासरीन हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, वो अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए उनकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।